रात का अंधेरा अपनी गहराइयों पर था और कुद्स की दीवारों के बाहर लाखों फौजियों के कैंप में आग जल रही थी। ये कोई आम रात नहीं थी। ये वो रात थी जब एक आदमी, जिसे दुनिया आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीतने वाला था। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर टिकरित से, जहाँ 1137 में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया यूसुफ इब्न अय्यूब। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया की तारीख बदल देगा। उस वक्त मुस्लिम दुनिया टुकड़ों में बटी हुई थी और दूसरी तरफ क्रूसेड्स अपनी इंतहा पर थे। यूरोप की फौजें कुद्स पर कब्जा कर चुकी थीं। मस्जिद अल-अक्सा पर गैरों का झंडा लहरा रहा था और लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या कोई है जो हमें आज़ादी दिलाएगा? यूसुफ का बचपन आम नहीं था। उसके वालिद एक सिपाही थे और उसका घर हमेशा जंग और सियासत के दरमियान रहता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि यूसुफ को बचपन में जंग का कोई शौक नहीं था। वो किताबों, इल्म और दीन की तरफ ज्यादा मेल रखता था। उसे तलवार से ज्यादा कलम पसंद था। लेकिन तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। एक दिन उसके चचा शिरकू उसे अपने साथ ले गए और यहाँ से यूसुफ की जिंदगी बदल गई। वो पहली बार असल जंग के मैदान में उतरा। खून, चीखें, तलवारें, और उस दिन उसने समझा कि दुनिया सिर्फ इल्म से नहीं, ताकत से भी चलती है। कुछ ही सालों में यूसुफ एक आम लड़के से एक समझदार सिपाही बन गया और फिर उसकी मुलाकात हुई एक अजीम हुक्मरान से, नूरुद्दीन, जो चाहता था कि मुस्लिम दुनिया दोबारा एक हो और कुद्स आज़ाद हो। यूसुफ ने उनके अंडर काम शुरू किया और धीरे धीरे वो सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि एक लीडर बनने लगा। फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, जब यूसुफ को इजिप्ट भेजा गया, जहां सियासत, धोखा और पावर का खेल अपनी इंतहा पर था। और यहीं यूसुफ इब्न अय्यूब बन गया सलाहुद्दीन अय्यूबी। लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। कैसे एक आम लड़का इजिप्ट का वजीर बना, मुस्लिम दुनिया को यूनाइट किया और कैसे उसने कुद्स को वापस हासिल किया। मिस्र की ज़मीन यानी इजिप्ट उस वक्त सिर्फ एक मुल्क नहीं था। ये एक ऐसा शतरंज का बोर्ड था जहां हर मोहरे के पीछे एक साजिश छुपी होती थी। और इस डेंजरस खेल के बीच खड़ा था एक जवान, यूसुफ इब्न अय्यूब, जो अब धीरे धीरे सलाहुद्दीन बन रहा था। जब यूसुफ अपने चचा शिरकू के साथ इजिप्ट पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ हुकूमत कमज़ोर है और असली पावर दरबार के पीछे छुपी हुई है। फातिमिद खिलाफत का आखिरी दौर चल रहा था। सुल्तान कमज़ोर, वज़ीर करप्ट और हर तरफ धोखा। हर रोज़ एक नई साजिश होती। कभी किसी को जहर दिया जाता, कभी किसी को चुपचाप कत्ल कर दिया जाता। और इस सब के दरमियान सलाहुद्दीन खामोशी से सब कुछ देख रहा था, सीख रहा था, समझ रहा था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सलाहुद्दीन के चचा शिरकू अचानक बीमार हुए और कुछ ही दिनों में उनका इंतकाल हो गया। दरबार में खामोशी छा गई। अब सवाल ये था कि अब इजिप्ट का वज़ीर कौन बनेगा। बड़े बड़े तजुर्बाकार लोग मौजूद थे, लेकिन तकदीर ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक जवान जिसकी उम्र मुश्किल से 30 साल थी, जिसने अभी तक अपनी असल ताकत दुनिया को दिखाई भी नहीं थी, उसे बना दिया गया इजिप्ट का वज़ीर। एक जवान जिसकी उम्र मुश्किल से 30 साल थी, जिसने अभी तक अपनी असल ताकत दुनिया को दिखाई भी नहीं थी, उसे बना दिया गया इजिप्ट का वज़ीर। लोग हंस रहे थे। क्या ये लड़का हम पर हुकूमत करेगा? क्या ये सियासत समझता भी है? लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये वही लड़का है जो खामोशी से हर चाल सीख चुका है। सलाहुद्दीन ने अपना पहला कदम बहुत सोच समझकर उठाया। उसने फौरन जंग या टकरार नहीं की, बल्कि उसने सिस्टम को समझा, लोगों का ट्रस्ट जीता और धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत की। उसने करप्शन कम की, फौज को ऑर्गेनाइज किया और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों के दिल जीतने शुरू किए। लेकिन असली गेम अब शुरू होना था, क्योंकि एक तरफ था उसका अपना लीडर नूरुद्दीन और दूसरी तरफ इजिप्ट की अपनी फातिमिद हुकूमत। सलाहुद्दीन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां एक गलत फैसला उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता था। फिर आया वो दिन जब उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख बदल दी। उसने फातिमिद खिलाफत का खात्मा कर दिया और इजिप्ट को दोबारा सुन्नी रूल के नीचे ले आया। ये कोई छोटा कदम नहीं था, ये एक सियासी इनकलाब था। और अब सलाहुद्दीन सिर्फ एक वज़ीर नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा लीडर बन चुका था जिससे दुश्मन भी डरने लगे थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल तूफ़ान अभी बाकी था।
दूर यूरोप में क्रूसेडर्स अपनी ताकत जमा कर रहे थे और उनका सबसे बड़ा टारगेट था जेरूसलम। और अब दुनिया दो हिस्सों में बंटने वाली थी, एक तरफ सलाहुद्दीन और दूसरी तरफ क्रूसेडर्स की ताकत। हवा तेज चल रही थी, रेगिस्तान की रेत आसमान में उड़ रही थी और दूर तक सिर्फ फौजों के खेमे नजर आ रहे थे। ये आम जंग नहीं थी, ये फैसला होने वाला था कि यरूशलेम पर किसका हक होगा। सलाहुद्दीन अब सिर्फ एक लीडर नहीं था, वो अब पूरी मुस्लिम दुनिया का सिंबल बन चुका था। उसका एक ही मिशन था, कुद्स को आज़ाद करना। दूसरी तरफ क्रूसेडर्स की फौज भी कमज़ोर नहीं थी। उनके पास ट्रेन्ड नाइट्स थे, हैवी आर्मर और सबसे डेंजरस उनका गुरूर। उनका लीडर था गाय ऑफ लुसिग्नान और उसके साथ एक और नाम जिसे हिस्ट्री आज भी जुल्म की मिसाल के तौर पर याद करती है, रेनॉल्ड ऑफ शैटेलॉन। रेनॉल्ड ने न सिर्फ मुसलमानों के कैरावैन्स लूटे, बल्कि उसने मक्का और मदीना पर हमला करने की धमकी भी दी। ये वो लम्हा था जहां सलाहुद्दीन ने फैसला कर लिया, अब बस, अब जंग होगी। और फिर 1187 का साल आया, जहां हिस्ट्री की सबसे फेमस बैटल होने वाली थी। सलाहुद्दीन ने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की। उसने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसने दुश्मन को थकाने का प्लान बनाया। उन्हें पानी से दूर खींच लिया। गर्मी, प्यास और थकान, ये सब उसके हथियार थे। क्रूसेडर आर्मी रेगिस्तान में फंस चुकी थी, उनके पास पानी खत्म हो रहा था, उनकी ताकत धीरे धीरे टूट रही थी और सलाहुद्दीन दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। फिर आया वो दिन जब फाइनल अटैक हुआ। आग के तीर, घोड़ों की दौड़, तलवारों की टकरार और चीखों की आवाज़, हर तरफ जंग ही जंग। क्रूसेडर्स टूट चुके थे, उनका सिस्टम कोलैप्स हो गया और फिर उनका किंग गाय ऑफ लुसिग्नान कैद कर लिया गया और उसके सामने लाया गया रेनॉल्ड ऑफ शैटेलॉन। ये वो मोमेंट था जहां हिस्ट्री रुक गई। सलाहुद्दीन ने रेनॉल्ड को देखा और उसे याद आया, उसका जुल्म, उसकी धोखेबाजी, उसकी धमकियां। सलाहुद्दीन ने उसे पानी ऑफर किया, लेकिन जब रेनॉल्ड ने उसका जवाब तकब्बुर से दिया, तो सलाहुद्दीन ने खुद अपनी तलवार उठाई और उसे सजा दी। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये इंसाफ था। बैटल ऑफ हट्टीन जीत ली गई थी और अब यरूशलेम का रास्ता खुल चुका था। क्रूसेडर्स की ताकत टूट चुकी थी और सलाहुद्दीन का नाम हर तरफ गूंज रहा था। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि अब वो शहर सामने था जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था, यरूशलेम। आसमान पर सूरज ढल रहा था और उसकी लाली में एक शहर की दीवारें चमक रही थीं। ये कोई आम शहर नहीं था, ये था यरूशलेम, वो शहर जिसके लिए सदियों से खून बहाया गया। सलाहुद्दीन की फौज शहर के बाहर खड़ी थी और दीवारों के अंदर लोग खौफ में जी रहे थे। उन्हें पता था, अगर आज शहर टूट गया तो शायद वो जिंदा नहीं बचेंगे। उनके जहन में एक ही याद थी, जब 1099 में क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा किया था और शहर खून से भर गया था। गलियों में लाशें, मस्जिदों में कत्ल, कोई रहम नहीं। अब सवाल ये था, क्या सलाहुद्दीन भी वली करेगा? शहर के अंदर क्रूसेडर लीडर था बेलियन ऑफ इबिलीन। उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक आखिरी धमकी दी, अगर तुमने हमला किया तो हम शहर के हर मुक़द्दस मकाम को तबाह कर देंगे और अपने लोगों को खुद मार देंगे। ये एक डेंजरस गेम था, लेकिन सलाहुद्दीन ने जल्दी में फैसला नहीं किया। उसने खून से नहीं, अक्ल से जीतने का फैसला किया। कई दिन तक बातचीत चली, नेगोशिएशंस, शर्तें, और फिर एक फैसला हुआ। 2 अक्टूबर 1187, हिस्ट्री का वो दिन जब यरूशलेम के दरवाजे खुल गए। लेकिन जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। न कोई कत्लेआम, न कोई बदला, न कोई जुल्म। सलाहुद्दीन ने ऐलान किया, जो अपनी आज़ादी खरीद सकता है वो जा सकता है, और जो नहीं खरीद सकता उसे भी माफ़ किया जाएगा। हजारों लोगों को रिहा किया गया और सबसे हैरानकुन बात, सलाहुद्दीन ने अपने खुद के पैसों से गरीबों की आज़ादी खरीदी। जहां क्रूसेडर्स ने खून बहाया था, वहीं सलाहुद्दीन ने रहम दिखाया। मस्जिद अल-अक्सा को साफ किया गया और दोबारा आज़ान की आवाज़ गूंजी। सदियों बाद कुद्स फिर से आज़ाद था। सलाहुद्दीन शहर में दाखिल हुआ, लेकिन ना कोई तकब्बुर, ना कोई फ़ख्र, सिर्फ शुक्र। उसने सर झुकाकर दुआ की, क्योंकि उसके लिए ये जीत सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, ये इंसानियत की जीत थी। और इसीलिए आज भी हिस्ट्री के पन्ने कहते हैं,
कि जहां दूसरे फतेह सिर्फ जीते, वहां सलाहुद्दीन ने दिल जीत लिए। यरूशलेम आज़ाद हो चुका था, लेकिन दुनिया अभी खामोश नहीं हुई थी। यूरोप में ये खबर बिजली की तरह फैली कि एक मुस्लिम लीडर ने उनका सबसे मुकद्दस शहर वापस ले लिया है, और फिर एक नई जंग का ऐलान हुआ। इस बार यूरोप ने अपनी सबसे ताकतवर कुव्वतें भेजी, और उन सब का लीडर था रिचर्ड द लायन हार्ट, एक ऐसा वॉरियर जिसे दुनिया उसकी बहादुरी और जंग के हुनर के लिए जानती थी। अब सामने थे दो अजीम सिपह सालार, एक तरफ सलाहुद्दीन, दूसरी तरफ रिचर्ड। ये सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, ये स्ट्रैटेजी, रिस्पेक्ट और लीडरशिप की भी जंग थी। जंग शुरू हुई, कभी सलाहुद्दीन जीता, कभी रिचर्ड, लेकिन दोनों एक बात समझ चुके थे कि सामने कोई आम दुश्मन नहीं है। एक मशहूर वाकया है, जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने अपना पर्सनल डॉक्टर भेजा और उसके लिए फल और बर्फ तक भेजी। सोचो, जहां आम लोग अपने दुश्मन को मारना चाहते हैं, वहां ये आदमी अपने दुश्मन का इलाज कर रहा था। और एक बार जंग के दौरान रिचर्ड का घोड़ा गिर गया तो सलाहुद्दीन ने उसे 2 नए घोड़े भेजे। ये थी असली लीडरशिप, ये थी असली इंसानियत। कई सालों तक जंग चलती रही, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं हो सका। आखिरकार एक मुआहदा हुआ। यरूशलेम मुस्लिमों के पास रहा और क्रिश्चियंस को भी इबादत की इजाज़त मिल गई। ये जीत सिर्फ तलवार की नहीं थी, ये जीत थी बैलेंस की, इंसाफ की। फिर वक्त आया जब ये अजीम लीडर अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर पहुंचा। 1193 दमिश्कस। सलाहुद्दीन बीमार था, वो आदमी जिसने बादशाहों को हरा दिया, आज अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। और सबसे हैरानकुन बात, जब उसका खजाना चेक किया गया तो उसमें सिर्फ कुछ सिक्के थे, न सोना, न दौलत, न महल। एक आदमी जिसने इतनी बड़ी सल्तनत जीती, वो दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं गया। उसकी जनाजा निकलते वक्त उसका एक खादिम एक कपड़ा लेकर चल रहा था और आवाज़ दे रहा था, देखो, दुनिया का फतेह आज खाली हाथ जा रहा है। और यहीं पर एक कहानी ख़त्म होती है, लेकिन एक लेजेंड पैदा होता है। आज भी जब लीडरशिप, इंसाफ और इंसानियत की बात होती है, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी।